हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष सर एंजल्स क्लासेस। बच्चे आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, दैट इज इन वन शॉट। तो बच्चे आज कंप्लीट वीडियो के अंदर आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। बच्चे जितने भी टॉपिक्स आप बोर्ड पे लिखे हुए देख रहे हैं, इन सबके ऊपर मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं तीन पार्ट्स के अंदर, लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3, जिसमें सारी वीडियोस डिटेल में आप उनको देख सकते हैं और अपने टॉपिक्स को फिर से भी एक बार चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। इनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये सब थ्योरेटिकल हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी एनपीओ की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से। तो देखिए बच्चे, जैसे आप सभी जानते हैं कि एनपीओ जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है इन द फॉर्म ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट की फॉर्म में। और ये सब स्टेटमेंट्स कब प्रिपेयर होती हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो बच्चे देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ये फॉर्मेट मैंने आपको बनाकर दिखाया हुआ है। इन द सेम मैनर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट भी बना हुआ है। इसमें आप ध्यान देंगे, सबसे मैं आपको बता दूं कि इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग ये होता है कि लाइक ये कैश बेसिस पे प्रिपेयर होता है, इन सेंस कि हम जब भी कैश कोई आता है, उसका रीजन कुछ भी हो, अगर मनी आ रही है तो इस अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगी और अगर मनी जा रही है तो भी इस अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इट इज समरी ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो की हेल्प से हम इस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। और अगर हम इस अकाउंट की नेचर की बात करें, नेचर मींस पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तो क्योंकि जैसा भी आपको बताया गया कि इट इज अ समरी ऑफ कैश फ्लो, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर। एंड व्हाट इज द रूलिंग ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन है, इसलिए रिसीट्स बोलें या इंक्रीज इन कैश बोलें, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। पेमेंट्स बोलें या डिक्रीज इन कैश बोलें, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। अब हम बात करते हैं ये स्टार्ट कहां से होता है। बच्चे देखिए, ये स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से। तो जैसे आप देख रहे हैं, हमने यहां लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। और इन द सेम मैनर ये एंड कहां पर होता है? ये एंड भी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से होता है। और आपको बता दूं कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट, जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है, और जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाता है। अब बात करें इसकी और आइटम्स की कि रिसीट साइड में और ओपनिंग बैलेंस के अलावा क्या क्या चीजें आती हैं। तो बच्चे रिसीट साइड की ओपनिंग साइड में रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, वो प्रीवियस ईयर से भी बिलोंग कर सकती हैं, करंट ईयर से भी बिलोंग कर सकती हैं, और वो नेक्स्ट ईयर से भी बिलोंग कर सकती हैं। तो किसी भी पीरियड का पैसा, रेवेन्यू रिसीट का किसी भी पीरियड से रिलेटेड मनी यहां पर रिसीव हो सकता है। अब साइमल्टेनियसली जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो भी यहां पर आती हैं। मैंने यहां पे रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स की जो बात कर रहा हूं, या रेवेन्यू पेमेंट्स और कैपिटल पेमेंट्स की बात कर रहा हूं, इसके लिए एक अलग से वीडियो प्रिपेयर की हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स फॉर एनी पीरियड और कैपिटल रिसीट्स रिसीट साइड में आती हैं। अब आ जाते हैं पेमेंट साइड में। तो जितनी भी रेवेन्यू पेमेंट्स हैं, रेवेन्यू पेमेंट्स होती हैं जो बार बार होने वाली पेमेंट्स, वो क्रेडिट साइड में आती हैं, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होती हैं। ये जो रेवेन्यू पेमेंट्स हैं, ये प्रीवियस ईयर से भी बिलोंग कर सकती हैं, करंट ईयर से भी बिलोंग कर सकती हैं, और नेक्स्ट ईयर से भी बिलोंग कर सकती हैं। साइमल्टेनियसली यहाँ पर कैपिटल पेमेंट्स भी यहाँ आती हैं, और उसके बाद हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो इसको अगर मैं सम अप करूं तो आपने देखा बच्चे, ऑल टाइप ऑफ रिसीट्स, ऑल टाइप से मतलब है रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, दोनों टाइप की रिसीट्स यहां पर आती हैं। ऑल टाइप ऑफ पेमेंट्स मींस कैपिटल पेमेंट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स, दोनों पेमेंट्स यहां पर आती हैं। और फिर ये जो रिसीट्स आ रही हैं या ये जो पेमेंट्स हो रही हैं, किसी भी पीरियड से बिलोंग कर सकती हैं, इधर फॉर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन आइटम्स की लोकेशन की, देखते हैं। तो बच्चे देखिए, जैसा आपको मैंने बताया कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, वो कहां आता है? एसेट साइड में आता है। और जो हमें रेवेन्यू रिसीट्स मिल रही है करंट ईयर से रिलेटेड, वो आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जो हमें रेवेन्यू रिसीट मिल रही है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, वो कहां जाती है? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में। अभी मैं आपको इसके क्या कहते हैं रीजंस भी एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ। अभी हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स जो नेक्स्ट ईयर के लिए हमें मिल रही है, जो पैसा हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिल रहा है, वो कहां जाता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में, और कैपिटल रिसीट्स भी क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में जाती हैं। इन द सेम मैनर हम रेवेन्यू पेमेंट्स पर आ जाएं, तो जो पेमेंट हम प्रीवियस ईयर के लिए कर रहे हैं, वो कहां पर होती है? ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। जो पेमेंट हम करंट ईयर के लिए कर रहे हैं रेवेन्यू पेमेंट, वो होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जो पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, वो होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में। और कैपिटल पेमेंट के ऊपर आ जाए तो वो भी क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम शो करते हैं। एंड फाइनली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होता है। अब बात करते हैं कि इनके रीजंस की, कि ऐसा ये क्यों होता है।
वन बाय वन स्टार्ट करते हैं यहीं से ही। देखिए बच्चे, मैंने बताया कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। बच्चे देखिए, ये वो बैलेंस है जो हमने लास्ट ईयर बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में शो किया था। मैंने कहा लास्ट ईयर बैलेंस शीट में शो किया था एज एन एसेट, तो वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था और इस ईयर का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, तो क्योंकि इस ईयर में जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है इससे स्टार्ट हो रहा है, हम बता रहे हैं कि हमारे पास इतना बैलेंस पिछले साल के एंड में बचा था जो कि इस साल का स्टार्टिंग बैलेंस है। ठीक है, फिर बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स की। जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स किसी भी ईयर से रिलेटेड आती हैं। अब मान लीजिए रेवेन्यू रिसीट्स, हम एग्जांपल लेते हैं सब्सक्रिप्शन का। अब देखिए, अगर जो मनी हमें लास्ट ईयर नहीं मिली, मान लीजिए कुछ मेंबर्स ने हमें लास्ट ईयर पेमेंट नहीं दी, तो उन्होंने अगर हमें पेमेंट नहीं दी है तो नेचुरली वो पेमेंट हमें इस साल मिल रही है। तो जब लास्ट ईयर मनी हमें नहीं मिली होगी तो हमने कहाँ शो किया होगा? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में शो किया होगा और एसेट साइड में शो किया होगा। तो इसलिए मैंने देखो यहाँ लिखा है कि जो मनी हमें प्रीवियस ईयर के लिए मिल रही है इस साल, वो हमने पिछले साल वाली बैलेंस शीट इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस शीट। जो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है वो बेसिकली लास्ट ईयर की बैलेंस शीट होती है और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है वो इस ईयर की बैलेंस शीट होती है। तो हमें जो पैसा पिछले साल के लिए मिल रहा है, नेचुरली क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो पिछले साल नहीं मिला होगा, और जब वो पिछले साल नहीं मिला होगा तो हमने इसको पिछले साल की बैलेंस शीट में, जिसको मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बोल रहा हूं, एसेट साइड में शो किया होगा। अब आ जाते हैं रेवेन्यू रिसीट फॉर करंट ईयर ओनली। अब देखिए, जो मेंबर्स हमें करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं और करंट ईयर के लिए ही पे कर रहे हैं, वो तो इस साल की इनकम है, उसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि इस साल का पैसा इस साल मिल रहा है, तो इस साल की इनकम में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको एज ए इनकम हम शो कर देंगे। अब बात करते हैं, मान लीजिए कुछ मेंबर्स हमें इस साल पे कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन, बट आने वाले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए में सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। मींस रेवेन्यू रिसीट हमें रिसीव तो इस साल हो रही है, बट वो हमारी इस साल से रिलेटेड नहीं है, इस साल से बिलोंग नहीं कर रही है, वो इनकम हमारी नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रही है। अब क्योंकि वो पैसा हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिल रहा है, वो इनकम हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिल रही है, तो उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो करेंगे। और अब आ जाते हैं कैपिटल रिसीट्स के ऊपर। तो बच्चे, जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं, कैपिटल रिसीट्स के एग्जांपल होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी बिल्डिंग को बेच दिया, किसी मशीनरी को बेच दिया। ठीक है, तो अगर हमने बेच के बिल्डिंग बेच के, मशीनरी बेच के पैसा आ रहा है, तो उसको हम शो कर, उससे हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो एसेट है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर हम कोई सपोज कीजिए कोई बोरिंग्स कर लेते हैं, हमने किसी से मनी उधार ले ली, या फिर हम बोले कि कोई हमें स्पेसिफिक फंड आ रहा है, कोई डोनेशन आ रही है स्पेसिफिक पर्पस से, या जैसे बिल्डिंग फंड है, एंडोमेंट फंड है, कोई स्पेशल पर्पस के लिए अगर हमें कोई डोनेशन फंड आ रहा है तो उसको भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी में शो करेंगे। अब हम आ जाते हैं कैप यहाँ से रेवेन्यू पेमेंट्स पे। रेवेन्यू पेमेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर, जो हम प्रीवियस ईयर के लिए पेमेंट्स कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के लिए पेमेंट? क्योंकि पिछले साल हमने नहीं की होगी। बच्चे ध्यान दीजिए, जब हमने पिछले साल पेमेंट नहीं की होगी तो नेचुरली लास्ट ईयर मींस ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने उसको लायबिलिटी साइड में शो किया होगा कि भाई अभी हम पे नहीं कर पाए हैं, ये हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, और जो पेमेंट हमने करंट ईयर में की है, करंट ईयर के लिए की है, वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, उसको हम इस साल की इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में शो कर देंगे। और जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो इस ईयर की नहीं है, हम आने वाले साल के लिए पेमेंट कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? इस साल कर रहे हैं। कौन से ईयर के लिए कर रहे हैं? आने वाले साल के लिए कर रहे हैं। तो वो हमारी प्रीपेड होगी, वो हमारा एसेट होगा। आप सभी जानते हैं जो एसेट होते हैं उस प्रीपेड होते हैं, वो हमारे एसेट होते हैं, उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो कर देंगे। फिर आ जाते हैं कैपिटल पेमेंट पर। कैपिटल पेमेंट्स क्या होती हैं? जैसे हमने मशीनरी परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, तो उससे हमारे एसेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो इससे क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में डाल देंगे। अगेन जो हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, उसको भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में डाल देंगे। अब बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। बच्चे देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। अब जैसे हमने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, तो इट्स अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, क्योंकि जो भी अकाउंट आंसर में हमें प्रॉफिट या लॉस, सरप्लस, डेफिसिट इंडिकेट करे, वो नॉमिनल अकाउंट की नेचर का होता है। अब आ जाते हैं कि किस बेसिस पे प्रिपेयर होता है। जैसा आपको बताया गया कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बेसिस पर प्रिपेयर होता है, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है बच्चे ये अक्रूवल बेसिस पर प्रिपेयर होता है। ये लिखा हुआ है मैंने, इनकम साइड है हमारी और ये हमारी एक्सपेंडिचर साइड है। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये अक्रूवल बेसिस पर होता है। अक्रूवल बेसिस का मीनिंग होता है कि जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, वो हमें इस अकाउंट में करनी होती हैं। तो हम बात करते हैं पहले इसकी इनकम साइड की। तो इनकम साइड में आता है बाय रिसीट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर बिलोंग्स टू करंट ईयर ओनली। इन द सेम मैनर डेबिट साइड में आता है पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर बिलोंग्स टू करंट ईयर ओनली वेदर पेड और नॉट। एक चीज आपको बता दूं बच्चे, ध्यान देंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हुए कोई भी कैपिटल नेचर की आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बिल्कुल नहीं आती है। अगेन बता रहा हूं कि कोई भी कैपिटल नेचर की आइटम मींस चाहे वो कैपिटल रिसीट हो, चाहे वो कैपिटल पेमेंट हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आएगा?
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर की पेमेंट्स आएंगी और इसी तरीके से रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स आएंगी। तो रेवेन्यू नेचर की आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती हैं, लेकिन उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है कि वो जो पेमेंट है या वो जो रिसीट है वो सिर्फ करंट ईयर से बिलोंग करनी चाहिए, भले ही वो हमने रिसीव्ड और नॉट, भले ही वो हमने पे की हो या नहीं की हो। तो देखते हैं इसको एक बार समझते हैं। कह रहा है बाय रिसीट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर, वो रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स है, करंट ईयर से बिलोंग कर रही है। तो इसमें आप ये ध्यान देंगे कि अगर वो रिसीट्स करंट ईयर से बिलोंग कर रही है तो यहां आनी ही आनी है, भले ही वो रिसीव हुई है या नहीं, वेदर रिसीव्ड और नॉट। इसको समझते हैं। देखिए कह रहा है रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर। अब ये वो मनी है जो हमें इस साल मिल रही है, इसी साल के लिए मिल रही है, ठीक है। तो फॉर करंट ईयर आ रहा है तो ये इसमें इंक्लूड होगी। अब ये कह रहा है रिसीव्ड इन लास्ट ईयर। अब भाई ये पिछले साल मिल गई थी लेकिन है इस साल की, इस साल का पैसा था हमें लास्ट ईयर मिल गया था, एडवांस में मिल गया था। तो क्वेश्चन आता है, मींस आपको ये सोचना है कि इसको हम कौन से ईयर की इनकम ट्रीट करेंगे, इस साल की इनकम ट्रीट करेंगे या फिर पिछले साल जिस साल ये पैसा हमें मिला था उस साल की इनकम ट्रीट करेंगे। आपको बताया गया है कि हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ये एक्रूअल बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं बच्चे। तो जो भी पैसा हमें मिल रहा है वो क्योंकि पिछले लास्ट ईयर हमें मिला है लेकिन वो करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है, तो भले ही वो हमें लास्ट ईयर में मिला हो लेकिन हम उसको करंट ईयर की इनकम ट्रीट करेंगे, इसलिए हम उसको करंट ईयर के इनकम साइड में शो करेंगे क्योंकि ये करंट ईयर के लिए है, भले ही लास्ट ईयर में मिला हो। अब आ जाते हैं टू बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर फॉर करंट ईयर। अब देखिए ये भी पैसा इस साल का है, तो इस तीनों में कॉमन क्या चल रहा है, मनी जो है करंट ईयर से बिलोंग कर रही है, भले ही हमें मिल गई हो, इस साल मिली हो, भले ही हमें पिछले साल मिली हो, भले ही हमें आने वाले साल में मिले, जैसा कि लिखा हुआ है टू बी रिसीव्ड इन द नेक्स्ट ईयर। अब देखिए नेक्स्ट ईयर में मिल रही है, पैसा इस साल का है, नेक्स्ट ईयर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई नेक्स्ट ईयर, क्योंकि भाई इस साल नहीं दिया उन्होंने, ठीक है ना। जिसने इस साल हमें नहीं दिया तो हमने उसको क्या शो किया होगा, एसेट शो किया होगा कि भाई नहीं अभी नहीं मिला है, मिलेगा, जो मिलेगा बाद में मिलेगा, तो उसको हमने क्या कहा होगा, ये एसेट है हमें बाद में मिलेगा। लेकिन इनकम तो इस साल की है, इनकम इस साल की है, बाद में मिलेगी, लेकिन तो इसको हमें कहां शो करना है, इनकम में शो करना है। अब आ जाते हैं पेमेंट्स पर। पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर बिलोंग्स टू करंट ईयर वेदर पेड और नॉट। तो यहां भी आप देखेंगे कि जो पेमेंट्स हैं रेवेन्यू नेचर की, अगर वो करंट ईयर से बिलोंग कर रही हैं तो वो एक्सपेंडिचर साइड में आएंगी ही आएंगी, भले ही उनकी पेमेंट हुई है तो भी और नहीं हुई है तो भी। तो देखते हैं पेड इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर, हमने इस साल की पेमेंट इस साल पे कर दी तो इस साल का एक्सपेंडिचर हमने शो कर दिया एक्सपेंडिचर साइड में, इसको हमने लिख दिया। अब आते हैं पेड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर। अब हमें कह रहे हैं लास्ट ईयर में पे कर दिया, हमने पिछले ही साल पे कर दिया, इस साल का पैसा था लेकिन लास्ट ईयर पे कर दिया। पे कब कर दिया, लास्ट ईयर। पैसा कौन से साल का था, इस साल का, क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंडिचर है, इस साल से बिलोंग कर रहा है तो उसको इस साल के एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं टू बी पेड इन नेक्स्ट ईयर। कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। क्यों पे करेंगे नेक्स्ट ईयर, पैसा इस साल का है फॉर करंट ईयर, एक्सपेंस इस साल का है, खर्चा इस साल का है, पे अगले साल करेंगे। क्यों अगले साल पे करेंगे भाई, क्योंकि इस साल हमारे पास पैसे नहीं है, कोई और रीजन हो सकता है, तो हमने कहा भाई अगले साल पे करेंगे। तो भले ही कोई बात नहीं अगले साल पे करेंगे, लेकिन खर्चा इस साल का है, हमने उसको यूज इस साल किया है, उसकी सर्विसेज इस साल ली है, तो एक्सपेंस हम उसको इसी साल का शो करेंगे। तो आपने इस तरीके से देखा कि हमने इररिस्पेक्टिव की पेमेंट की है या नहीं की है, ये मैटर नहीं करता है। अगर वो खर्चा, अगर वो एक्सपेंडिचर इस साल से बिलोंग करता है तो वो यहां पर एक्सपेंडिचर साइड में आएगा ही आएगा, भले ही वो पे कभी भी किया हो और भले ही ना किया हो। कभी भी किया हो मतलब इस साल पे किया हो, पेड इन लास्ट ईयर पिछले साल पे किया हो, और अभी पे ही ना किया हो मतलब अगले साल पे करेंगे टू बी पेड इन नेक्स्ट ईयर, तो भी यहां पर आएगा अगर वो इस साल से बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही अगर वो रेवेन्यू नीचे की रिसीट्स है, करंट ईयर से बिलोंग कर रही है, फॉर करंट ईयर, तो यहां आनी ही आनी है, भले ही रिसीव हुई है या नहीं हुई है। इस साल रिसीव हो गई है, बहुत अच्छी बात है, आएगी। पिछले साल मिल गई थी, नेचुरली इस साल का पैसा पिछले साल मिल गया था, एडवांस मिल गया था, इस साल से बिलोंग कर रहा है, आएगा यहां पर। अगले साल मिलेगा, क्यों मिलेगा अगले साल, भाई इस साल नहीं मिल रहा, जिन्होंने देना उनके पास पैसे नहीं है, तो अगर इस साल से बिलोंग कर रहा है ये भी यहाँ आएगा, कोई बात नहीं, अगले साल मिलेगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं ये हमारी इस साल की यहाँ का इस साइड का जो टोटल होगा वो इस साइड की वो हमारी इनकम होगी ऑर्गेनाइजेशन की, और जो यहाँ पर डेबिट साइड का जो टोटल होगा वो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंडिचर होगा। तो अब एक ही चीज ज्यादा होगी बच्चे, या तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा या इनकम ज्यादा होगी। तो आप देखेंगे अगर हमें बैलेंसिंग फिगर यहाँ मिलती है, हमें बैलेंसिंग फिगर यहाँ मिलेगी, इसका मतलब होगा कि इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, तो उसको हम डिनोट करेंगे सरप्लस से, विद इन ब्रैकेट वी विल राइट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर। और इसके ऑपोजिट चलें, अगर हमारी एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है इनकम शॉर्ट है तो बैलेंसिंग फिगर विल बी इन द क्रेडिट साइड, जिसको हम लिखेंगे बाय डेफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एंड इट विल बी आवर बैलेंसिंग फिगर।
स्टार्ट करते हैं कि सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले देखते हैं सब्सक्रिप्शन होता क्या है। बच्चे सब्सक्रिप्शन आप लोगों को पता होगा कि सब्सक्रिप्शन जो है बेसिकली इट इज अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एनपीओज। हमारे जो एनपीओज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके कुछ मेंबर्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे मींस उनको एनुअली, मंथली, क्वार्टरली उनको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पे करते हैं, एक मेंबरशिप का अमाउंट पे करते हैं, ठीक है, जिससे जो एनपीओज होती हैं उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं वो सारी परफॉर्म होती हैं। तो ये इनका जो है रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होता है, इसलिए इसको हम रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमें जो सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा उसमें क्या गिवन होता है और क्या हमें फाइंड करना होता है। सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, उसमें 2 सब्सक्रिप्शन मेंशन होता है और जिस टोटल अमाउंट गिवन होता है, जैसे यहाँ मैंने एक्स से डिनोट किया है, एंड इट इज कॉल्ड टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। एक्स अमाउंट में इंक्लूड होता है हमें प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन। इट मींस आप देखेंगे कि हमें, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो वो कैश बेसिस के ऊपर बनता है, इट मींस हमें क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर हर एवरी ईयर की सब्सक्रिप्शन मींस अगर पैसा आ रहा है तो इसके अंदर जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। तो हमें जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रही है, भले ही वो पिछले साल की भी रिसीव हो रही हो, क्यों पिछले साल की रिसीव हो रही है, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ मेंबर्स ने पे नहीं की थी, कुछ इस ईयर के मेंबर्स जो हमें पे कर रहे हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगी, और जो हमें आने वाले साल के लिए कुछ मेंबर्स एडवांस में पे कर रहे हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो एक्स के अंदर हमें प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का तीनों का अमाउंट इंक्लूड होता है, एंड इट इज नोन एज टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब बात करते हैं हमें फाइंड क्या करना होता है। हमें फाइंड करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें बाय सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट डालना है, मींस हमें वाई फाइंड करना है। और हमने लास्ट अभी थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा था कि सब्सक्रिप्शन में क्या आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट होता है दैट शुड बी बिलोंग्स टू करंट ईयर ईदर रिसीव्ड और नॉट। हमें सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट यहाँ पे डालना होता है जो इस ईयर से बिलोंग कर रहा है। बिलोंग कर रहा है मींस जो इस साल से रिलेटेड है, भले ही वो हमें मिला है तो भी और नहीं मिला है तो भी हमें यहाँ पर डालना ही डालना होता है, अपनी इनकम को शो करना ही होता है। तो आइए अब हमें देखते हैं कि हमें क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, रिपीट कर रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर, एंड जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है इट इज कॉल्ड बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर। और एक बात और कि जो हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसकी डेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेट और क्लोजिंग बैलेंस शीट की डेट, तीनों की डेट सेम होती है। ध्यान देंगे, गिवन रिसीट एंड पेमेंट की डेट है 31 मार्च 21, गिवन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेट भी है हमारी 31 मार्च 21, और जो हम बना रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट उसकी भी डेट सेम है 31 मार्च 21, और जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट होगी वो इससे 1 साल पुरानी होगी बच्चे, दैट इज 31 मार्च 20, यहाँ 20 ले लेंगे, 31 मार्च 20। और इसको हम 1 ईयर बैक चले जाएं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1/4/2019 से ये हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था। जो करंट ईयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, 2021। ध्यान देंगे यहाँ भी 2021, यहाँ भी 2021। ये करंट ईयर की रिसीट एंड पेमेंट है, करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर है, करंट ईयर की बैलेंस शीट है, और ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है एंड इट इज कॉल्ड 2019-20। ये बैलेंस शीट बेसिकली एक्चुअल में इन एक्चुअल लास्ट ईयर बनी थी, ठीक है, जिसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया था, इसलिए हम इसको करंट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट बोल रहे हैं। तो बात करते हैं बच्चे हमें क्या करना होता है। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसीट एंड पेमेंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें ये दोनों बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, और इनके अंदर हमें ये चारों आइटम्स पुट करनी होती हैं। बेसिकली ये आइटम्स दो ही हैं, इनकी हमें अमाउंट ओपनिंग में और क्लोजिंग में दोनों में पुट करना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। इट इज कॉल्ड एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। इसको इन दोनों को बोलते समय मैं इन द बिगिनिंग लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट है। इनको बोलते समय मैं इनके साथ एट द एंड लगा रहा हूं क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो हमें क्या करना है बच्चे, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, हमने ये चारों चीजें पुट कर लेनी है। पुट करने के बाद इनको पुट करने के जो टिप्स है मैं अभी आपको वो भी प्रोवाइड करता हूं, और हमें जब ये चारों चीजें हमारी पुट हो जाएंगी तो हमें इसका सोल्यूशन किस तरीके से स्टार्ट करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बेसिकली ये हम वाई अमाउंट है जो कि हम फाइंड करने सीख रहे हैं कि हमें कैसे फाइंड करना है वाई अमाउंट। तो हमें क्या करना है बच्चे, हमें जो क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट में अमाउंट गिवन होगा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इससे हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। हम यहाँ लिखेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इसके अंदर हमें ऐड करना है, ये दो चीजें हमें ऐड करनी है। मींस कह सकते हैं कि एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, ये दो चीजें हमें ए एंड डी हमें ऐड करने हैं, और दो चीजें सब्ट्रैक्ट करनी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। मींस बी एंड सी जो है हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो हम एक्स अमाउंट के अंदर एडी ऐड कर देंगे, बी सी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी गेट द आंसर वाई। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा कि हमें कितना अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में डालना है।
तो आइए बच्चे अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये आइटम्स हम प्लस क्यों करते हैं और ये दोनों माइनस क्यों करते हैं, इसका भी रीजन एक बार समझ लेते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी मैंने बताया कि इस एक्स अमाउंट के अंदर हमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर तीनों के अमाउंट्स इंक्लूड होते हैं। तो पहले बात करते हैं कि ये दोनों हम इसमें से माइनस क्यों करते हैं, बी और सी इसमें से माइनस क्यों होते हैं। बच्चे देखिए, ये बी वो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, ये वो अमाउंट है बच्चे जो हमें लास्ट ईयर, ध्यान से सुनेंगे, ये वो अमाउंट है जो हमें लास्ट ईयर नहीं मिला था, ठीक है, वो अमाउंट हमें इस साल मिल गया होगा। तो ये अमाउंट हमारे इस साल के रिसीट्स के अंदर, मतलब जो एक्स अमाउंट है इस साल की रिसीट्स के अंदर हमारा इंक्लूड होगा। तो हमें जो अमाउंट फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है वाई अमाउंट, एंड वाई अमाउंट क्या होगा, वाई अमाउंट होना चाहिए जो करंट ईयर से सिर्फ बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक्स अमाउंट के अंदर पिछले साल का भी पैसा इंक्लूड है, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि वो मनी किससे रिलेट कर रही है, पिछले साल की। तो आप ये देख रहे हैं, इसकी अगर एक्स अमाउंट के अंदर लास्ट ईयर की मनी होती है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम एक्स अमाउंट के अंदर हमें आने वाले साल का पैसा भी इंक्लूड है, मींस नेक्स्ट ईयर के लिए भी हमें मिल रहा है करंट ईयर में, तो वो भी हमें माइनस करना है। जो पैसा हमें करंट ईयर में मिल रहा है आने वाले साल के लिए, उसको हमने कहां डालेंगे, उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट, मींस करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है उसमें हम लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, क्योंकि ये वो मनी है, ये वो इनकम है जो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिल रही है, वो ये हमारी लायबिलिटी है। तो इसको हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखा एडवांस सब्सक्रिप्शन या फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से। तो ये मनी भी हमारी करंट ईयर से बिलोंग नहीं कर रही है, लेकिन हमारी टोटल रिसीट्स के अंदर इंक्लूड है, मींस एक्स अमाउंट के अंदर इंक्लूड है, तो इसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपने इसको, मैं पहले इन दोनों को सम अप करूं कि जो पैसा हमारा पिछले साल का इंक्लूड है और आने वाला साल का इंक्लूड है टोटल रिसीट्स के अंदर, उसमें से उन दोनों अमाउंट्स को हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही मनीज हमारी इस करंट ईयर से बिलोंग नहीं कर रही हैं। अब समझते हैं कि हमें दोनों प्लस क्यों करने हैं। तो अभी मैंने बताया आपको कि वाई अमाउंट के अंदर जो अमाउंट इनकम आती है वो करंट ईयर से बिलोंग जो कर रही होती है वो आती है ईदर रिसीव्ड और नॉट। तो आप ये देखें बच्चे, ये वो मनी है जो हमें लास्ट ईयर मिल गई थी, ठीक है, एडवांस में मिल गई थी, तो ये हमारे करंट ईयर की रिसीट्स में इंक्लूड नहीं है। ये अमाउंट ध्यान रखिए, ये अमाउंट कब मिला था, ये हमें लास्ट ईयर मिला था। किस ईयर के लिए? करंट ईयर के लिए। इस साल के लिए पैसा लास्ट ईयर मिल गया था। जब हमें इस साल का पैसा लास्ट ईयर मिल गया था तो लास्ट ईयर हमने उसको लायबिलिटी में शो कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो उस साल की इनकम नहीं था, ठीक है। तो हमें इस अमाउंट को हमें ऐड कर लेना है, रीजन बीइंग क्योंकि ये अमाउंट जो है एक्स के अंदर इंक्लूड नहीं है। एक्स क्या है? एक्स वो मनी है जो हमें इस साल रिसीव हुई है, और जो पिछले साल रिसीव हो गई थी इस साल का पैसा, वो भी हम उसमें ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए ए यहां पर ऐड हो रहा है। डी की बात करें, डी वो मनी है जो इस साल से बिलोंग कर रही है इस साल की, लेकिन हमें मिली नहीं है। जब मिली नहीं है तो एक्स में वो इंक्लूड होगी नहीं, मतलब एक्स में ऑलरेडी इंक्लूड है ही नहीं, ठीक है। तो अब हमें, लेकिन बिलोंग इस ईयर से कर रही है, करंट ईयर से बिलोंग कर रही है, और हमें इनकम में डालना होता है करंट ईयर से रिलेटेड अमाउंट। तो इस अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे जो इस साल का पैसा है और हमें नहीं मिला। ये कैसा, ये मनी हमें कब मिलेगी? ये मनी हमें नेक्स्ट ईयर मिलेगी, तो इसलिए हमने इसको एज एन एसेट शो किया है। तो डी अमाउंट भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब एक बात और बता दूं बच्चे, कभी कभी हमें क्वेश्चन के अंदर दिया होता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, ठीक है, एक होता है फॉर द ईयर, एक होता है एज ऑन। तो ये वाला जो अमाउंट है 10,000, जैसे आप देख रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है फॉर द ईयर के लिए कि करंट ईयर का पैसा 10,000 आउटस्टैंडिंग है। तो अगर हमारा पिछले साल का भी अभी कुछ पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसको भी हम ऐड करके टोटल अमाउंट यहां लिख लेते हैं, और जो हम जो बोलते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस बोलते हैं, उसमें हम ये वाला अमाउंट ऐड करेंगे। इसको मैं आपको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर देता हूं। जैसे देखिए, हमारा लास्ट ईयर मान लीजिए हमें 5,000 रुपीज नहीं मिले थे, ठीक है। अब क्योंकि हमें लास्ट ईयर नहीं मिले थे तो हमने इसको एज एन एसेट शो किया। उसमें से हमें करंट ईयर में पिछले साल का 3,000 मिल गया, मींस आउट ऑफ 5,000 हमें 3,000 रिसीव हो गए हैं। तो अभी कितने आने बाकी हैं? अभी भी हमारे पिछले साल के 2,000 आने बाकी हैं। तो हमें यहाँ पे 2,000 ऐड नहीं करने, ये पिछले साल के जो 2,000 आने बाकी हैं, और करंट ईयर के जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने 10,000 पे नहीं किया है, तो टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है? 12,000। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूले में प्लस माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं, यहां पर हम 12,000 ऐड करेंगे, ना कि 2,000 या 10,000। हम इन दोनों का सम, मींस प्रीवियस ईयर का अमाउंट और करंट ईयर का अमाउंट, जो दोनों आउटस्टैंडिंग है उनका टोटल यहां पे हम ऐड करेंगे। तो आइए सब्सक्रिप्शन के टिप नंबर 1 की बात करते हैं बच्चे। इसमें आप देखेंगे कि हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग जो कि 5,000 रुपीज है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिसको मैंने ए से डिनोट किया है। साइमल्टेनियसली हमें बी अमाउंट भी गिवन है 1,000 रुपीज, जो इंडिकेट कर रहा है कि हमें जो इस साल टोटल 16,000 रिसीव हुआ है उसमें 1,000 प्रीवियस ईयर से बिलोंग कर रहा है। तो हमने इस तरीके से देखा कि लास्ट ईयर 5,000 आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से हमें 1,000 रुपीज मिल गया है, और 4,000 रुपीज अभी भी प्रीवियस ईयर का आना बाकी है। तो हमें क्या करना है बच्चे, उसको जो प्रीवियस ईयर का अभी भी आना बाकी है, मींस इस साल भी पूरा कंप्लीट रिसीव नहीं हुआ, उसको हमें अभी भी करंट ईयर में एज एन एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर शो करना है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि जो आपको ये अमाउंट गिवन होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ए भी आपको गिवन है, बी भी आपको गिवन है, तो आप क्या करें,
दिस माइनस दिस, ए माइनस बी, 5000 माइनस 1000 करें और ये वाला ईयर जो ये टिक लगा हुआ है फर्स्ट ईयर 1920 प्रीवियस ईयर, इस ईयर को आप यहाँ पे लिखें और उसके बाद दोनों का डिफरेंस यहाँ पर डाल दें। अब क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान से सुनेंगे, हमें क्वेश्चन में इन दो चीजों में से एक चीज दी होती है बच्चे, क्या है ध्यान दीजिए, ये है जो सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 2020-2021, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 2020-2021। बच्चे ये सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूसिवली करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि 4000 जो सब्सक्रिप्शन है वो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है, और जो ये वाली सब्सक्रिप्शन है फॉर द करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है। तो हमें यहाँ पे उसको पुट करना होगा बच्चे, इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन कभी कभी हमें क्वेश्चन में ये फॉर द करंट ईयर वर्ड यूज नहीं किया होता है, तो हमें क्या यूज किया होता है, लिखता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021, मींस क्लोजिंग में टोटल मतलब पिछले साल की और इस साल की दोनों ईयर्स की ऐड करके, इंक्लूड करके, तो इट मींस हमें टोटल बता रखा होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन। तो ऐसे में वो आप अमाउंट यहां डाल दीजिए, उसमें से 4000 रुपीज पिछले साल का सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर टोटल इतना है, उसमें से पिछले साल का 4000 नहीं आया था, तो करंट ईयर का कितना अभी आउटस्टैंडिंग है, तो आपकी ये वाला अमाउंट आपको एज ए बैलेंसिंग फिगर पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब आप आंसर निकालने लगेंगे तो आपको इसके अंदर एडजस्टमेंट करनी है, 16000 के अंदर प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, यहां वाला जो प्लस है आपको जो टोटल वाला अमाउंट है बाहर वाला, या तो वो गिवन होगा या फिर आपने इन दोनों को, और ये गिवन होगा तो इन दोनों को प्लस करके आपने यहां डाला होगा, तो आपने आउटर कॉलम वाला जो अमाउंट है उसको ऐड करना है। नाउ टिप नंबर 2 की बात करते हैं बच्चे। यहाँ पे आप देखेंगे इस केस में हमें आप ये लेके चलें कि हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग हमें गिवन नहीं है, मींस ए इज नॉट गिवन टू अस, लेकिन हमें क्वेश्चन में बी गिवन है। बी क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमें लास्ट ईयर का 1000 रुपीज मिल रहा है, रिसीट साइड कह रही है कि हमें पिछले साल का 1000 रुपया मिल रहा है। अब अगर हमें ये इंडिकेट हो रहा है कि 1000 रुपया हमें लास्ट ईयर का मिल रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि लास्ट ईयर वो हमने बैलेंस शीट में शो किया होगा, मींस वो लास्ट ईयर नहीं मिला होगा, तभी तो हमें इस साल का 1000 रुपया मिल रहा है। अब ऐसा तो कोई हमें दे नहीं देगा लास्ट ईयर का पैसा, तो हमें क्या करना है, अपने आप से इस अमाउंट को हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में एज एन एसेट हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन शो करना है, खुद से लिखना है, जो कि इंडिकेट करेगा, मैंने एरो लगा दिया है कि इस अमाउंट को आप यहां पर पोस्ट कर दें, जो इंडिकेट करेगा कि अगर हमें 1000 रुपया मिल रहा है तो नेचुरली वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं, उसमें हमने एज एन एसेट शो किया होगा। और इसको यहां पोस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि 1000 रुपया हमें लास्ट ईयर नहीं मिला था और 1000 रुपया हमें उसमें से मिल गया है, इट मींस अब कुछ भी आना पेंडिंग नहीं है, इट मींस ए माइनस बी जो है निल हो जाने वाला है। तो अब ये वाला आप यहां पे ये लाइन आप नहीं लिखेंगे, या फिर आप अगर मेंशन करते भी हैं तो उसके बाद यहां पे निल लिख देंगे। आइए टिप नंबर 3 की बात करते हैं बच्चे। इसके अंदर आप ध्यान रखेंगे कि हमें जो नेक्स्ट ईयर का पैसा रिसीव हो रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, उसको हमें क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में खुद से डालना है। मैंने एरोज शो कर दिया है, एरो से शो किया है इसको, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड जो इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पैसा हमें करंट ईयर में रिसीव हो रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो हमारी करंट ईयर की लायबिलिटी है। आइए बच्चे, अब सबसे इंपॉर्टेंट टिप है सब्सक्रिप्शन का, दैट इज टिप नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। ये टिप वर्क करता है जब भी आपका मेंबर वाला क्वेश्चन होता है। मेंबर वाले क्वेश्चन में क्या होगा बच्चे, जैसे आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 मेंबर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, ये रफ वर्क में आप 400 मेंबर्स इनटू उनका एनुअल रेट मल्टीप्लाई कर देंगे। एनुअल रेट कभी कभी क्वेश्चन के अंदर मंथली रेट दिया होता है, तो उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको क्वार्टरली दिया हुआ है तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करके, मींस पहले आप उसको एनुअल में कन्वर्ट करेंगे, तब आप मेंबर से उसको मल्टीप्लाई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया कि यहाँ एनुअल रेट इज 1000 रुपीज, तो मेंबर्स 400 हैं, 1000 रुपीज एनुअली वो पे करते हैं, इट मींस टोटल 4 लाख यहाँ पर आ गया। अब इसमें से आप दो चीज माइनस करेंगे बच्चे, एक एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, जो कि यहां पर दी हुई है, देखिए मैंने एरो लगाया है, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, आप ये यहां पर माइनस कर दीजिए, ब्रैकेट लगाया है, ब्रैकेट स्टैंड फॉर माइनस। फिर एक और चीज इसमें से माइनस करनी होती है, क्या, ये वाला अमाउंट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर है, फॉर करंट ईयर है, कौन सा अमाउंट, ये वाला अमाउंट, तो इस अमाउंट को आप यहां पर माइनस कर देंगे। तो 4 लाख में से, मींस मेंबर इनटू रेट में से आप दो चीजें माइनस कर रहे हैं, एक एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, दूसरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर द करंट ईयर। इसको मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ और यहाँ पे स्टार लगा के यहाँ माइनस कर देता हूँ कि ये वाला अमाउंट जो है ये वाला हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं डबल स्टार कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग आपने यहाँ पर माइनस करनी है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर ये भी आपने माइनस करना है।
तो 4 लाख में से जब आप दोनों चीजें माइनस कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। ये क्या इंडिकेट करेगा, ये x इंडिकेट करेगा कि करंट ईयर की कितनी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। ये x इंडिकेट करेगा कि कितना पैसा इस साल का आना बाकी है, जिसको आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में इस लोकेशन में यहां पर शो करेंगे, क्योंकि ये वाला अमाउंट तो a माइनस बी करके आ जाएगा। उसके बाद करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे और उठा के आउटर कॉलम में डाल देंगे। फिर जितनी भी आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई होगी उसके अंदर आप प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। और ये अमाउंट मेंबर इनटू रेट के इक्वल होना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग से। बच्चे देखिए यहां पर हमें देखिए जो एनपीओज होती हैं वो 2 टाइप के फंड्स क्रिएट करती हैं, ठीक है। उनके यहाँ 2 टाइप के फंड्स होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। एक होता है कैपिटल फंड जिसको हम जनरल फंड भी बोलते हैं, और एक होता है स्पेशल फंड, ठीक है। पहले मैं दोनों का बता दूं कि दोनों का मीनिंग क्या होता है, दोनों हैं क्या। देखिए कैपिटल फंड या जनरल फंड वो होता है जो बेसिकली जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जाती है एट दैट टाइम जो मेंबर्स होते हैं और जो क्या कहते हैं खुद से जो पैसा लगाया जाता है, एक हिसाब से कैपिटल इकट्ठी की जाती है जिसे कह सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को जो मनी मिलती है कि भाई चलो हम एनपीओ स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी ने पैसा दे दिया, तो उस तरीके से जो कैपिटल उनकी बनती चली जाती है वो बेसिकली कैपिटल फंड होती है, ठीक है। और इस पैसे को किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्पेशल फंड की। अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा थोड़ा ग्रो करती चली जाती है तो नेचुरली आप समझते हैं कि फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन की तो कुछ फंड्स क्रिएट कर लिए जाते हैं। जैसे लाइक मान लीजिए अभी स्टार्ट की गई थी ऑर्गेनाइजेशन एक छोटे से रूम से, फिर सोचा कि हम लैंड ले लेते हैं, फिर सोचा अब हम बिल्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। फिर पर्पसली बहुत सारे फंड्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अगर किसी सपोज कीजिए आपने देखा होगा कभी किसी गुरुद्वारे के अंदर भी देखते हैं वहां लिखा होता है कि लंगर के लिए फंड है, ये बिल्डिंग के लिए फंड है, ये नीडी जो पर्सन होते हैं उनकी हेल्प के लिए फंड है। तो बेसिकली स्पेसिफिक फंड होता है जैसे बिल्डिंग फंड, तो इनका मेन पर्पस ये होता है कि इस चीज के लिए जो भी पैसा दे रहा है डोनर जो भी है तो वो पैसा उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज होगा, ठीक है ना। तो आपने देखा इस तरीके से फंड्स जो है कौन क्रिएट करता है, एनपीओस क्रिएट करती हैं। और ये वाला जो मनी है कैपिटल फंड है, ये भी जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा बेनिफिट होते रहता है। बेनिफिट मींस इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस डेफिसिट, जो पूरा साल जो चलता है, अब जो मनी इनके पास एज ए सरप्लस आती चली जाती है तो वो भी उनकी कैपिटल बनती चली जाती है ना। तो बेसिकली इसी से ही कैपिटल फंड, इससे भी हम कह सकते हैं कि क्रिएट होता है। अब बात करते हैं इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो 1 बाय 1 करके समझते हैं। स्टार्ट करते हैं कैपिटल फंड से। तो देखिए बच्चे ओपनिंग बैलेंस जो है, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगी हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट की, और या फिर ये हमें गिवन होगा क्वेश्चन में। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल फंड, इट मींस उस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करनी है। और अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है देन हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है और उसकी बैलेंसिंग फिगर ये होती है, आपको पता ही होगा ओपनिंग बैलेंस। अब बात करते हैं कि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आंसर बैलेंसिंग फिगर जो शो करता है, लाइक या तो सरप्लस शो करता है या डेफिसिट शो करता है। तो वो सरप्लस अगर शो कर रहा है तो यहाँ ऐड हो जाने वाला है, डेफिसिट शो कर रहा है तो हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और क्या इसके अंदर आता है, आइटम्स टू बी कैपिटलाइज, फॉर एग्जाम्पल लिगेसी, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फी। देखिए कभी कभी एडजस्टमेंट के अंदर दिया होता है कि हमें इस आइटम को कैपिटलाइज करना है। एडजस्टमेंट के अंदर जो मैं बात कर रहा हूं मींस ये आइटम्स होती है, रिसीट्स की आइटम्स होती हैं कि जैसे हमें रिसीट साइड में लेगेसी दिया हुआ है, रिसीट साइड में एंट्रेंस फी दिया हुआ है, रिसीट साइड में लाइफ मेंबरशिप फी दिया हुआ है, और हमें एडजस्टमेंट में कहते हैं कि इस पर्टिकुलर आइटम को हमें कैपिटलाइज करना है। इट मींस हमें उसको कैपिटल नेचर की रिसीट ट्रीट करना है। तो ऐसे में अगर किसी आइटम के बारे में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि उसको कैपिटलाइज करना है किसी रिसीट को, तो आप उस आइटम को कैपिटल फंड के अंडर ऐड कर देंगे। फिर बात करते हैं ट्रांसफर फ्रॉम स्पेसिफिक फंड इफ एन एसेट इज क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चे देखिए इसका जो है लिंक यहां से भी है, तभी मैंने स्टार लगाया है, यहाँ पे 3 तरफ स्टार लगाया है, एक 1 स्टार ही हो गया, 2 स्टार और 3 स्टार। तो इसको भी मैं आपको समझाता हूं। ये क्या है, देखिए अगर हमने कोई स्पेसिफिक फंड क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, अभी जो मैं यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर हमने कोई स्पेसिफिक फंड क्रिएट किया हुआ है तो आप समझ रहे हैं कि हमें उस फंड से रिलेटेड मींस उस पर्पस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होता है तो नेचुरली उसी में से मीट होगा। अब 2 बातें हो सकती हैं कि जब वो हम अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, अब उससे या तो वो रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमने टूर्नामेंट के लिए फंड बना रखा है, अब टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो एक रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस है। हमने मैच फंड बना रखा है और मैच एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस है। रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस मींस उस एक्सपेंस को करने से हमारी कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम वो जो एक्सपेंस कर रहे हैं उस स्पेसिफिक फंड में से उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अगर उससे कोई एसेट क्रिएट हो रही है, इफ एन एसेट इज क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड,
दैट इज अगर हम उसमें से कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिसका रिजल्ट कोई एसेट क्रिएट हो रही है, जैसे हम बिल्डिंग फंड है हमारे पास और हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग फंड में से बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं, अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो बिल्डिंग का अमाउंट जो माइनस कर रहे हैं तो उससे बिल्डिंग हमारी एसेट क्रिएट हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अभी हम यहां पर भी आएंगे, तो उस स्पेसिफिक फंड में से वो अमाउंट हम माइनस करते हैं, उस एक्सपेंडिचर को माइनस किया जाता है, यहां आप देखेंगे, और सेम इसी अमाउंट को यहां पर प्लस कर दिया जाता है। ट्रांसफर फ्रॉम स्पेसिफिक फंड, ये अमाउंट स्पेसिफिक फंड से ट्रांसफर हो रहा होता है, स्पेसिफिक फंड से हम यहां लेकर आते हैं। इफ एन एसेट इज क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड, मींस अगर हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं स्पेसिफिक फंड में से, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस के अंदर हमने ये प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया, प्लस किया, हमारा ये जो आंसर आ जाएगा वाई, ये आंसर क्या है, ये बेसिकली हमें लायबिलिटी साइड के अंदर बेसिकली हमें पूरा ही शो करना है, इस अमाउंट को हमें आउटर कॉलम में शो करना है। वाई अमाउंट कहां आने वाला है, आउटर कॉलम में, और ये इनर कॉलम में सारा लायबिलिटीज में चलेगा। अब बात करते हैं, ये भी लायबिलिटीज में आएगा स्पेसिफिक फंड, मींस अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो सबसे पहले ऊपर कैपिटल फंड है, उसी के नीचे हमारा स्पेसिफिक फंड है। हम ले रहे हैं यहाँ पे बिल्डिंग फंड, इसको समझते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में बच्चे गिवन होगा, ठीक है, मोस्टली आप लेके चलें। अब हमें बिल्डिंग फंड से रिलेटेड कोई डोनेशन आ रही है, मींस ऐसा मान के चलें हमारे पास ऑलरेडी हमने बिल्डिंग के लिए फंड बना रखा है। अब ठीक है, अब जो हमारे पास जो सरप्लस मनी होगी या किसी ने हमें पहले से पैसा दिया होगा तो हमारे पास फंड मेंटेन्ड है। अब कोई और भी दे रहा है, जैसे किसी को पता चला कि उनके यहाँ बिल्डिंग बन रही है, वो फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तो किसी और ने भी दिया कि लो 10 लाख मेरी तरफ से ले लो, 5 लाख मेरी तरफ से ले लो, तो हमें उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो डोनेशन आ रही है उस फंड से रिलेटेड वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब कभी कभी क्या होता है, बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अब हमारे पास जैसे मैंने बताया कि हम बिल्डिंग फंड मेंटेन कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, अब हमारे पास फंड के अंदर पैसा पड़ा हुआ है। अब अभी हमें पता है कि अभी हम फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, सारी फॉर्मेलिटीज इन द सेंस कि भाई अभी हम प्लान जो है अप्रूव करवा रहे हैं और बहुत सारा काम है जो भी हम सारा उसका मैप तैयार करवा रहे हैं। अभी हमें पता है कि हमें 6 महीने साल तो लग जाएगा अभी इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने में, या हमारे पास इतना पैसा है अभी कि हमें पता है कि 1 साल तक हमें उसको यूज करने की जरूरत नहीं है, हम उसमें से कुछ मनी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो या तो सारा का सारा फंड इन्वेस्ट कर देते हैं या उसका कुछ पार्ट इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हम दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, राइट। तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, नेचुरली पर्पस हमारा इन्वेस्ट करने का यही है, तो वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो भी इस फंड के अंदर ऐड हो जाएगा। अब यहां मैं ये एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो ऐड होगा ही होगा, और मान लीजिए कोई इंटरेस्ट अभी अक्रूड है, अक्रूड समझते हैं आना बाकी है, तो वो इंटरेस्ट भी यहां पर ऐड होना है साइमल्टेनियसली, क्योंकि वो अक्रूड है, अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है बट होगा तो सही ना, तो हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, एसेट ट्रीट करेंगे। तो साइमल्टेनियसली ये हमारा यहां पर अक्रूड इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा। अब बात करते हैं स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, जैसा कि मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि अगर तो ये टूर्नामेंट फंड है, अगर तो ये बिल्डिंग, अगर तो ये मैच फंड है, ठीक है, या ये प्राइस फंड है, टूर्नामेंट फंड में से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा, मैच फंड में से मैच एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा, प्राइस फंड में से प्राइस अगर हम देते हैं अवार्ड करते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा, तो वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, लेकिन ये वाला एक्सपेंडिचर यहाँ पर जाकर ऐड नहीं होने वाला। बट अगर हमारा वो फंड इस नेचर का है कि उसमें से रेकरिंग एक्सपेंसेस भी मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग फंड, तो ऐसे में हम जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसका अमाउंट ये देखिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां से माइनस होगा, माइनस तो ध्यान देंगे बच्चे, स्पेसिफिक फंड में से माइनस तो दोनों एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी माइनस होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी माइनस होता है, बट ध्यान रहे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम यहां से माइनस करते हैं ये वाला सेम अमाउंट हम यहां पर कैपिटल फंड के अंदर हम ऐड कर देते हैं, और इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, साइमल्टेनियसली ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा बिल्डिंग के नाम से। अगर हम माने कि हमने 10 लाख रुपए की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के ऊपर स्पेंड कर दिया है, तो यहाँ पे 10 लाख आने वाला है, यहाँ पर 10 लाख आने वाला है, और यहाँ पर 10 लाख की बिल्डिंग आने वाली है। और जो अमाउंट हमने बिल्डिंग फंड का, जो पैसा हमने बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्ट कर रखा है, हम ध्यान से सुनेंगे, बिल्डिंग फंड का जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट कर रखा है दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तो वो इटसेल्फ हमारी एसेट है, तो उसको भी हम एसेट साइड के अंदर शो करेंगे, और मोस्टली यूजुअली हमें ये बैलेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अब मैं इसको सम अप करता हूं कि जो भी कैपिटल फंड का अमाउंट है दैट इज वाई, वो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाएंगे, ये सब कुछ आप इनर कॉलम में रख के आउटर कॉलम में वाई आ जाएगा। बिल्डिंग फंड का ये सारा प्रोसीजर जो है आप इनर कॉलम में शो करेंगे, और उसका जो अमाउंट है वो लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे, बिल्डिंग फंड एक्स,
एसेट साइड में क्या आने वाला है, अगर हमने हमारे पास बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है तो अब देखिए बच्चे इन्वेस्टमेंट होगी तभी इंटरेस्ट आएगा, अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो इंटरेस्ट की तो कोई क्वेश्चन अराइज होता ही नहीं है। बिल्डिंग आएगी अगर हमने यहाँ कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है और अगर हमारा अक्रूड इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो वो भी यहाँ पर आएगा। और एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आप ध्यान रखने वाली है, जिसमें स्टूडेंट्स मोस्टली मिस्टेक करते हैं, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। देखिए अगर हम कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा जनरल फंड होता है इस मनी को भी हम इन्वेस्ट कर देते हैं, मींस हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है जनरल पर्पस वाला, मींस हमारी कैपिटल, तो हम उसको भी इन्वेस्ट कर देते हैं जनरल फंड के अमाउंट को भी। तो ऐसे में ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमें जनरल फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर इफ वी आर गेटिंग इंटरेस्ट, ध्यान से सुनेंगे, इफ वी आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट देन वो वाला जो इंटरेस्ट है उसको हमें इनकम साइड में शो करना है बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से, हमें उसको कैपिटल फंड के अंदर या जनरल फंड के अंदर ऐड नहीं करना है। आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया है कि अगर हमने बिल्डिंग फंड को कहीं इन्वेस्ट किया है तो बिल्डिंग, दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट बिल्डिंग फंड में ऐड होगा। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। बट अगर हमने जनरल फंड को कहीं इन्वेस्ट किया है दैट इज कॉल्ड जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, तो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट जनरल फंड के अंदर ऐड नहीं होगा। कहां जाएगा, क्योंकि वो हमारा जनरल इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा पैसा ही जनरल है, वो फंड ही जनरल है। तो जनरल फंड को अगर हमने इन्वेस्ट किया है उससे होने वाला इंटरेस्ट हमारी जनरल इनकम है, तो उसको आप कहां शो करेंगे, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में एज इनकम उसको शो करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से। ठीक है, अब मैं बच्चे एक बार पीछे हो रहा हूं, आप अच्छे से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि आपको बाद में बहुत ही हेल्प करेगा। और बच्चे इसकी आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर मैंने फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें इसके बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करके दिखाया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं, कंज्यूम पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑब्लिक मेडिसिन्स। ये टॉपिक क्या है बच्चे, देखिए हमारे पास जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, एनपीओ चला रहे हैं, तो नेचुरली कोई भी बिजनेस होता है तो आप समझते हैं कि कंज्यूमेबल्स उसमें यूज होते हैं। कंज्यूमेबल्स लाइक मींस अगर आप ये लेके चलें कि लाइक स्टेशनरी तो हर बिजनेस के अंदर यूज होता है, ठीक है, कंज्यूम होता है, लेकिन अगर मान लीजिए हम सपोज कीजिए कि हम कोई मेडिकल लाइक ऐसे कोई चैरिटेबल डिस्पेंसरी वगैरह चला रहे हैं तो वहां पर भी मेडिसिन यूज होगी, तो मेडिसिन किस कैटेगरी में आएगी, कंज्यूमेबल्स की कैटेगरी में आएगी। तो हमें देखना है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना कंज्यूमेबल को यूज किया, मींस कितनी स्टेशनरी यूज की है, कितनी हमने मेडिसिन यूज की है। तो जितना भी पार्ट हमने यूज किया होगा, कंज्यूम किया होगा, वो कहां पर आना है, वो हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करना है एज एक्सपेंडिचर। तो आइए देखते हैं क्या सिचुएशन होगी, कैसे हमें फाइंड करना है ये। एक मैं बात बता दूं बच्चे, देखिए केस नंबर 1 ले रहा हूं मैं, जिसमें आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बाय स्टेशनरी गिवन है, ठीक है, एक्स अमाउंट। तो आप ये मान के चलेंगे कि ये जो एक्स अमाउंट दिया हुआ है ये हमने स्टेशनरी के क्रेडिटर्स को पे किया है, जो हमारे जिनसे हमने स्टेशनरी बाय करते हैं, दे आर कॉल्ड सप्लायर्स और क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी। तो हमने उनको टोटल अमाउंट जो पे किया है उन क्रेडिटर्स को, दैट इज एक्स। हमें अगर क्वेश्चन में गिवन है बाय स्टेशनरी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ही एक अलग सिचुएशन ले रहा हूं, सेकंड सिचुएशन, कि हमें बाय स्टेशनरी गिवन है या लिखा हुआ है बाय परचेज ऑफ स्टेशनरी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी को, कि इतनी स्टेशनरी तो हमने कैश में खरीदी है, ठीक है। और यहां हमें गिवन है बाय क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, इट मींस कि वो हमने पेमेंट की है स्टेशनरी के क्रेडिटर्स को। तो आप ध्यान देंगे कि अगर हमें बाय स्टेशनरी गिवन है इट मींस वो हमने कैश में नहीं खरीदी है, वो हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है एक्स अमाउंट। और अगर हमें इस तरीके से अलग अलग दिया हुआ है तो यहां तो क्लियरली मेंशन हो रहा है कि हमने स्टेशनरी के क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, तो इसको आप स्टेशनरी के क्रेडिटर्स की पेमेंट ले लेंगे और आप खाली बाय स्टेशनरी को या बाय परचेज ऑफ स्टेशनरी को इस सिचुएशन में क्या ट्रीट करेंगे, कैश परचेजेस। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चे। देखिए अब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करनी है उसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी है पहले वो देख लेते हैं। हमें यहां पर गिवन है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी इन द बिगिनिंग एंड क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट द एंड। अब जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हम बाय करते हैं स्टेशनरी, उनको हमने कुछ पैसा देना हो सकता है, तो वो हमें बिगिनिंग में उनको कितना देना है, एट द एंड ऑफ द ईयर कितना देना है, वो हम यहां पर पुट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के ऊपर। यहां पर हम लिख रहे हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन द बिगिनिंग एंड यहां पर हम लिख रहे हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड, कि जो स्टेशनरी हम यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारे पास अनयूज्ड पार्ट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी किसको कहा गया, जो अभी हमने यूज नहीं की है, अनयूज पड़ी हुई है, वो हमारे पास बिगनिंग में कितनी है यहां डाल देंगे,
एंड में कितनी है यहाँ डाल देंगे। नेक्स्ट इज एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी इन द बिगिनिंग, एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी एट द एंड। तो बच्चे देखिए ये वो अमाउंट है, कभी कभी हम हमारे जो सप्लायर्स होते हैं उनको हम एडवांस पेमेंट भी कर देते हैं, ठीक है। तो जितना हमने उनको एडवांस पेमेंट किया हुआ है बिगिनिंग में वो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा, और जितना हमने एंड में उनको पे किया हुआ है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में डाल दिया जाएगा। तो अब हमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर हमें सिंपली इतनी ही इंफॉर्मेशन है जितनी मैंने आपसे डिस्कस की है कि ओनली बाय स्टेशनरी इज गिवन टू अस, तो आप क्या करें, उसको पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी ट्रीट कर लें, और इस अमाउंट के अंदर आप माइनस प्लस प्लस माइनस कर दें। मींस आप x में से ये वाला अमाउंट माइनस कर दीजिए, इन दोनों के अमाउंट प्लस कर दीजिए, ये वाला अमाउंट प्लस कर दीजिए, और इन दोनों के अमाउंट माइनस कर दीजिए। आपको आंसर मिल जाएगा कि आपने कितना अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट करना है स्टेशनरी कंज्यूम के नाम से, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने वाला है। मैं अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको सारा करके दिखाऊंगा, सारा एक बार एक्सप्लेन करने के बाद आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 पर, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी के लिए पेमेंट कितनी की है, आपको ये तो बताई हुई है इस तरीके से, साथ साथ कैश परचेजेस ऑफ स्टेशनरी भी क्वेश्चन में गिवन है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये मेथड हम तब भी फॉलो करते हैं जब हमें क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्या कहते हैं एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी भी गिवन होता है, यहाँ पर इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऐसा कह सकते हैं। तो आप ये लेके चलिए कि ये एक हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन के अंदर जो हम स्टेशनरी कंज्यूम का आंसर फाइंड करते हैं, ये देखिए यहाँ स्टेशनरी कंज्यूम निकला हुआ है और यहाँ पर स्टेशनरी कंज्यूम निकला हुआ है। तो हम जो स्टेशनरी कंज्यूम का आंसर फाइंड करेंगे वो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट प्रिपेयर करके करेंगे, या फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके करेंगे। तो ये क्या है अकाउंट और ये क्या है फॉर्मूला, एक बार देख लेते हैं। बच्चे देखिए यहाँ सबसे पहले हम डालते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन द बिगिनिंग। देखिए इट्स एन एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में होता है, हम यहाँ डालेंगे, और एसेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस यहाँ डाला गया है। ये हम कहाँ से लेंगे टू बैलेंस बीडी, ये रहा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन द बिगिनिंग, ये वाला अमाउंट यहाँ आ जाएगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड ये वाला अमाउंट हमारा यहाँ आ जाएगा। अब बात करते हैं कि जितना हमने स्टेशनरी कैश में परचेज की है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, और जो स्टेशनरी हमने कैश में परचेज की होगी वो हम कहाँ से लेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये हमें कैश परचेजेस दी हुई है, ये वाला अमाउंट हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब बात करते हैं जितनी हमने क्रेडिट परचेजेस की होगी, क्योंकि आप देखते हैं कि क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इट्स एन एसेट अकाउंट, कि जब भी हमारे एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं बच्चे, और जब भी एसेट डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। तो जब जब हमारी स्टेशनरी इंक्रीज होगी डेबिट साइड में आनी है, और जब जब डिक्रीज होगी वो क्रेडिट साइड में आनी है। इंक्रीज क्यों होती है, ड्यू टू परचेज, और डिक्रीज क्यों होगी बच्चे, देखिए यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि ड्यू टू परचेज इंक्रीज हो रही है और ड्यू टू सेल डिक्रीज होगी। हम स्टेशनरी सेल नहीं कर रहे हैं, हमारा सेल करने का बिजनेस नहीं है, हम स्टेशनरी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो जितनी हम ड्यू टू कंजम्पशन हमारी स्टेशनरी कम हो रही है, तो जितनी हम कंज्यूम कर लेंगे वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, जो कि हमें मेनली फाइंड भी करना है इस क्वेश्चन के अंदर, और इतनी स्टेशनरी हमारे पास बच जाएगी। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था, ये हमने कैश में खरीदी, यहाँ से हमने अमाउंट लिया कैश परचेजेस का, ये हमने क्रेडिट में परचेज की है। ये अमाउंट कहाँ से आएगा कि हमने उधार कितनी खरीदी है, इसको हमें फाइंड करने के लिए हमें क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये देखिए हमने क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाया है, यहाँ मैंने स्टार लगाया है, इस अमाउंट को मैंने यहाँ पर लिखा है बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर, तो इसको यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है। तो हम ये वाली जो अमाउंट है स्टार वाली, ये हम क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट प्रिपेयर करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप देखेंगे बच्चे ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, ये हमने कैश में खरीदा, ये हमने क्रेडिट में खरीदा, तो टोटल हमारे पास यहाँ आ जाएगा। इस टोटल में से हमने इतना हमारे पास बचा हुआ है, तो इट मींस बाकी हमने क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है। अब हमें क्या करना है इसके बाद, अब हमें, और इसी चीज को मैं आपको एक बार ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू भी। एग्जाम्पल में भी यही अकाउंट ही बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है ये देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश परचेजेस ये रहा, क्रेडिट परचेजेस ये रहा, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है सब नीचे ये रिसीट एंड पेमेंट से, ये क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट से, और क्लोजिंग स्टॉक ये माइनस हो रहा है, तो हमारा स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर निकल रहा है। तो दोनों में से कोई एक तरीका फॉलो करके यहाँ हम अकाउंट बनाएंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दोनों में से एक काम करके हम ये आंसर निकाल लेंगे। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट की, क्योंकि ये फिगर मिसिंग है यहाँ पे, इसको हमें अलग से कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। इट्स अ लायबिलिटी अकाउंट, ध्यान देंगे इट्स अ लायबिलिटी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी कौन सी साइड में आता है बच्चे, क्रेडिट साइड में आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट साइड में आता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो हमने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखा क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का। अब कभी कभी हमें क्वेश्चन के अंदर
क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी के साथ साथ हमें एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी भी दिया होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इन द बिगनिंग है और ये एट द एंड है। तो ऐसे में ये भी इन दोनों के बैलेंसेस भी हमें क्रेडिटर्स के साथ ही क्रेडिटर्स अकाउंट में पोस्ट करने हैं, ताकि हमारा आंसर करेक्ट निकल सके कि हमने कितनी स्टेशनरी क्रेडिट में परचेज की है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि ये एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में जाता है, तो हमें क्या करना है, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखना है। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ लिखा है एडवांसेस पेड इन द फॉर स्टेशनरी इन द बिगनिंग, और इसी चीज का क्लोजिंग बैलेंस जो है बीइंग अ एसेट हमें क्रेडिट साइड में डालना है। तो आप देखेंगे ये ओपनिंग क्रेडिटर्स, एक बार दोबारा देखिए, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग प्री एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। तो ये चार चीजें जो चारों कॉर्नर्स पर हैं, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, क्योंकि एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। तो ये चार आइटम्स पोस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहां डालना है कि आपने क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट की है, पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स। ये कहां से लेंगे, आप रिसीटेड पेमेंट अकाउंट से लेंगे। आप यहां से भी ले सकते हैं, अगर इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, साइन लगा के भी कर सकते हैं और अकाउंट प्रिपेयर करके भी कर सकते हैं, अगर आपको क्रेडिटर्स के अमाउंट गिवन है तो। अब अदरवाइज हम यहां से ले लेंगे क्रेडिटर्स को, हमने जो पेमेंट की है, तो यहां पर हम डाल देंगे कि हमने कितनी क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, और ये हमारी एज ए बैलेंसिंग फिगर हमें मिल जाएगी, ये कितनी स्टेशनरी हमने उधार में खरीदी है, क्रेडिट परचेज की है। इसको हमें यहां पर लिख देना है, या फिर हम कहें तो यहां फॉर्मूले में हमें क्रेडिट परचेज ऐड कर देना है और हमारा स्टेशनरी कंज्यूम का आंसर आ जाएगा। इतना आप एक बार पूरे बोर्ड की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे ये सभी चीजें आपको एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। इस क्वेश्चन में बच्चे हमें दिया हुआ है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बाय स्टेशनरी 23,000। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने स्टेशनरी के क्रेडिटर्स को 23,000 रुपीज पेमेंट की है। हमें साइमल्टेनियसली गिवन है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन द बिगनिंग 4,000, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड 3,000, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी इन द बिगनिंग 9,000, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट द एंड 2,500। तो मैंने इनको इनकी अप्रोप्रिएट लोकेशन पर एज ए लायबिलिटी एज एन एसेट डाल दिया। अब हमें क्या करना है, देखिए दोनों मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं। हम इस 23,000 के अंदर साइन लगा सकते हैं माइनस प्लस प्लस माइनस के, मींस इस 23,000 के अंदर हम ऐड कर देंगे ये दोनों चीजें, आप देख रहे हैं ऐड करनी है, मींस 4,000 और 2,500 हम ऐड कर देंगे। ये अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। और हम 9,000 एंड 3,000 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने करके दिखाया हुआ है, देखिए 23,000 यहां से लिया मैंने, 23,000 के अंदर ये मैंने साइन लगाए हैं, उसमें 4,000 एंड 2,500 ये देखेंगे मैंने ऐड कर दिए, और 9,000 और 3,000 जो है मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो आंसर इज 17,500 रुपीज। एक और तरीके से भी देखते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट प्रिपेयर करके, और इस फॉर्मूले से भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग स्टॉक ये रहा 4,000 यहाँ डाल दिया, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 3,000 डाल दिया, यहां से लिया क्लोजिंग स्टॉक, तो हमने ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डाला। अब हमने क्या किया, यहां पर हमने जितना हमने क्रेडिट परचेजेस की है स्टेशनरी की, क्वेश्चन में इट इज गिवन कि हमने कोई भी कैश परचेजेस नहीं है, इसलिए यहां पे मैंने डैश लगा दिया है, सिंस देयर आर नो कैश परचेजेस। और हमने जो क्रेडिट में परचेज किया ये हमें अलग से फाइंड करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने क्रेडिटर्स और स्टेशनरी अकाउंट प्रिपेयर किया। हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स लिया, ध्यान दीजिए यहां से लिया 9,000 रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स हमने लिया 2,500 रुपीज, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स। प्रीपेड का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे नील लिख दिया गया है। और जितनी हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है 23,000 ये मैंने यहाँ से ले ली, राइट, ठीक है। और उसके बाद हमारा आंसर इन दोनों साइड का, इन दोनों का टोटल करेंगे, टोटल इज 25,500 रुपीज। इसको यहाँ पुट किया, इसमें से हमने 9,000 रुपीज माइनस किया, और ये था नहीं हमारे पास, तो हमारी ये बैलेंसिंग फिगर हो गई बच्चे 16,500 रुपीज। और हमने इसको ट्रांसफर कर देना है कहाँ पर, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देना है यहाँ पर। देखिए ये रेड कलर से स्टार लगा हुआ है, ये भी रेड कलर से स्टार लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 4,000 रुपीज था, कैश परचेजेस नील है। हमने क्रेडिट में जो परचेज की है वो अपने क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट प्रिपेयर करके वहां से ले ली, 16,500 रुपीज की स्टेशनरी उधार में हमने खरीदी है। तो टोटल स्टेशनरी हमारे पास हो गई 20,500 रुपीज की। इसको हमने यहां पर पुट कर देंगे। इसमें से हम 3,000 रुपीज माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा ये ओपनिंग स्टॉक था, ये क्लोजिंग स्टॉक था, तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। इसको आप फिर ऐसे समझ सकते हैं कि 4,000 रुपये का आपके पास थी स्टेशनरी, 16,500 की आपने और बाय की, कितनी हो गई 2,500 की। एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास 3,000 रुपीज की पड़ी हुई है रिमेनिंग, तो इट मीन्स कितनी आपने कंज्यूम कर ली 17,500। और ये फॉर्मूला लगा के भी इस तरीके से यहाँ पर भी आप लगाएंगे, मैंने फिगर्स डाल दी हैं, आंसर सेम आएगा 17,500 रुपीज।
बच्चे स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से, जिसमें हमें गिवन है कि हमने स्टेशनरी के क्रेडिटर्स को पेमेंट की है 1,20,000 रुपीज़ और हमें ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। आप देख रहे हैं क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी इन द बिगनिंग 7,800, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट द एंड 9,200, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन द बिगनिंग 2,200, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड 5,800, एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी 15,000, एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी एट द एंड 25,000। तो आप सारी इंफॉर्मेशन 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 के 7 अमाउंट जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर पोस्ट कर दिए हैं। अब आप देखेंगे बच्चे आंसर निकालने के लिए आप ये वाला मेथड, फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको बताया था, आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको साइन लगाना समझाया गया था कि आपने क्या करना है कि जो आपने पेमेंट की है इस पेमेंट के अंदर आप माइनस प्लस प्लस माइनस के साइन लगा दीजिए। मीन्स इस 1,20,000 के अंदर आप ये अमाउंट और ये वाला अमाउंट, तीनों अमाउंट 1 2 3 ये तीनों अमाउंट आप माइनस कर दीजिए और ये तीनों अमाउंट्स आप प्लस कर दीजिए। देखिए प्लस का साइन लगा हुआ है, ये तीनों अमाउंट्स आप प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1,07,800 रुपीज़। दूसरे तरीके से भी मैंने आपको करके दिखा दिया है और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से समझेंगे कि दूसरा तरीका हमें कैसे फॉलो करना होता है। बच्चे देखिए ये जो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है 7 फिगर्स 1 2 3 4 5 6 7, हमें इन 7 फिगर्स को इनकी रिस्पेक्टिव प्लेस पे पहले सबसे पहले पोस्ट करना होता है। तो देखते हैं सबसे पहले हमने देखिए क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी इन द बिगनिंग का जो बैलेंस है बच्चे, ये क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी इन द बिगनिंग और ये एंड। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे 7,800, ध्यान देंगे ओपनिंग बैलेंस 7,800, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का 9,200 रुपीज़। ये मैंने दोनों फिगर्स पोस्ट कर दी, ठीक है। अब हम स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पर आ जाते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस 2,200 है, क्लोजिंग बैलेंस 5,800 है। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का जो बैलेंस है वो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट में पोस्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस 2,200 रुपीज एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 5,800 रुपीज। तो ये हमने क्लोजिंग बैलेंस भी पोस्ट कर दिया। अब आ जाते हैं हम एडवांसेस पेड के बैलेंस के ऊपर। एडवांसेस पेड का बैलेंस मैंने आपको बताया था, इसको भी हम क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर पोस्ट करते हैं। बीइंग अ एसेट, उसके डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस एडवांस का कितना है 15,000, ये हम क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड में डाल देंगे और जो क्लोजिंग बैलेंस है 25,000 वो हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे। और तो अभी मैंने ये 6 अमाउंट आपको पोस्ट करके दिखाए 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हैं 1 2 ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। इसमें ये रहा एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग कॉर्नर्स पे और ये लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग कॉर्नर्स पे। तो ये 6 अमाउंट पोस्ट हो गए। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने स्टेशनरी के लिए पेमेंट की है इसको हम क्या ट्रीट करते हैं कि हमने स्टेशनरी के क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, तो ये आप इसमें क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट में डाल देंगे टू बैंक अकाउंट करके 1,20,000 रुपीज, ठीक है। ये हमने स्टेशनरी के क्रेडिटर्स को पेमेंट किया। अब हमें क्या करना है बच्चे, देखिए ये भी हमने डाल दिया। तो अब 15,000, 120 और 9,200 तीनों का सम करेंगे, वी गेट 1,44,200। इसको हम यहाँ लिख देंगे। इसमें से अब हमें क्या माइनस करना है 25,000 और 7,800, देख रहे हैं दोनों पे टिक लगे हुए हैं, ये दोनों हमें माइनस करने हैं। तो 1,11,400 हमें बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी। इस बैलेंसिंग फिगर को हमें कहाँ ट्रांसफर करना होता है, यहाँ पर। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि हमने कितनी स्टेशनरी क्रेडिट में बाय की है, कितनी स्टेशनरी हमने उधार खरीदी है, तो उसको हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया। देयर आर नो कैश परचेजेस इन द क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो गिवन की क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है कि देयर आर नो कैश परचेजेस, तो हमने यहां पर डैश लगा दिया। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2,200 का ओपनिंग स्टॉक था, हमने इतना उधार में खरीदा जो कि हम यहां से लाए हैं 1,11,400। तो हमारे पास स्टेशनरी इंक्रीज होकर कितनी हो गई 1,13,600 हो गई। इसको हम यहां लिख लेंगे। इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक ये वाला जो बचा हुआ है हमारे पास ये माइनस कर देंगे। तो बाकी क्या हुई है बच्चे, बाकी हमारी कंज्यूम हो गई है, तो ये हमारी क्या रहेगी बैलेंसिंग फिगर। आप चाहें तो इस मेथड को इस फॉर्मूले से भी अप्लाई करके देख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपका आंसर सेम ही आने वाला है 1,07,800 रुपीज। तो आप चाहे साइन लगा के कीजिए, आंसर आएगा 1,07,800। चाहे आप दोनों अकाउंट बना लीजिए, तो आप देख रहे हैं आंसर इज बैलेंसिंग फिगर आंसर इज 1,07,800। और अगर आप फॉर्मूला लगा के भी करेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा आंसर विल बी सेम 1,07,800। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चे, इसमें हमें गिवन है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी इन द बिगनिंग 11,000 रुपीज, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट द एंड 23,000 रुपीज, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन द बिगनिंग 21,000 रुपीज, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड इज 18,000 रुपीज। और हमें एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी के बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ना ही ओपनिंग ना ही क्लोजिंग। और
आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है अदर एग्जाम्पल से। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमने जो स्टेशनरी परचेज की है, हमें क्वेश्चन में टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी गिवन है दैट इज 75,000। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि जो हमने स्टेशनरी परचेज की है या फिर हमने पेमेंट की है। देखिए अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने 75,000 रुपीज की स्टेशनरी परचेज की है, इट डजंट मीन कि हमने वो पेमेंट की है। ध्यान रहे, परचेज करने का मतलब होता है कि हमने खरीदी है, इतनी स्टेशनरी हमारे पास इंक्रीज हुई है, और पे करने का मतलब होता है कि हमने वो पेमेंट की है, वो उसके क्रेडिटर्स को पेमेंट की है। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। आपको जो साइन लगाने के लिए बताया गया है वो पेमेंट के बारे में बताया गया है। परचेज डजंट मीन, हो सकता है हमने सारी उधारी खरीदी हो, हमने पेमेंट की ही ना हो, लेकिन जो हमने साइन यूज करने होते हैं वो हमें पेमेंट के अंदर करने होते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये, पेमेंट साइड है ये, जितनी हमने पेमेंट की होती है, जैसे आपको बताया गया था फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट ले लीजिए, तो आपको एक्स अमाउंट के अंदर सारे साइन लगाने होते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस के। लेकिन अगर आपको पेमेंट गिवन नहीं है, आपको परचेजेस गिवन है, तो आप कभी भी भूल करके साइन ना लगाएं उस अमाउंट के अंदर जो आपको एज परचेजेस गिवन है। अदरवाइज स्टूडेंट बहुत मतलब कॉमनली मिस्टेक करते हैं, वो फटाफट से क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि उनको पेमेंट गिवन है या परचेजेस गिवन है, वो फटाफट से उसी अमाउंट के अंदर साइन लगा देते हैं जो उनको एज परचेजेस दिया होता है। तो आप बहुत ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूं कि देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चे। पहले मैं इन सारे बैलेंसेस को यहाँ पे पोस्ट करता हूं और मैं आपको बता दूं कि देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर्स के बैलेंसेस पोस्ट नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं, मींस आप ये समझे कि हमें इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना ही नहीं है। अब आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या खासियत है कि हमें क्रेडिटर्स अकाउंट ही नहीं बनाना है। ध्यान दीजिए बच्चे, देखिए आपको बताया गया है कि क्रेडिटर्स अकाउंट की जरूरत तब पड़ती है हमें यहाँ पर क्रेडिट परचेज निकालने के लिए कि हमने स्टेशनरी उधार में कितनी खरीदी है। हमारा जो स्टेशनरी का स्टॉक होता है वो इंक्रीज होता है कैश परचेजेस से भी और क्रेडिट परचेजेस से भी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि टोटल परचेजेस से हमारा स्टॉक इंक्रीज होता है। हमें यहाँ पर दोनों परचेजेस डालनी होती हैं। कैश परचेज कहाँ से यूज करते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से कि हमने जो कैश में परचेज की है, और क्रेडिट परचेज कहाँ से लेते हैं, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाकर। बट हमें इस क्वेश्चन में इन दोनों की जगह पर, इन दोनों के प्लेस पे हमें कंबाइंड अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है क्या कि स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। इट मींस टोटल परचेजेस, वो कैश में हो क्रेडिट में हो, हमें टोटल गिवन है। तो हमें ध्यान रखेंगे कि इन दोनों चीजों का टोटल 75,000 को मैं के से यूज कर रहा हूं, तो हमें क्वेश्चन में इन दोनों की जगह एक कंसोलिडेट अमाउंट गिवन है दैट इज 75,000 रुपीज। यहां पर भी आप देख रहे हैं मैंने लिखा है। तो आप क्या करेंगे, तो इसलिए हमें जब ये वाला अमाउंट चाहिए ही नहीं है तो हमें इस अकाउंट को किसी तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आप क्या करेंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे पुट करेंगे 21,000, ठीक है, मैं यहाँ टिक कर देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक जो है 18,000 रुपीज है बच्चे, वो भी आप यहाँ पे पुट कर देंगे। एडवांसेस पेड के अमाउंट दिए नहीं हुए, क्रेडिटर्स के हमने पोस्ट नहीं करने हैं क्योंकि क्रेडिटर्स की बैलेंसिंग फिगर क्या आती है, क्रेडिट परचेजेस आती है, तो हमें तो ऑलरेडी टोटल परचेजेस गिवन है। अब हमें क्या करना है बच्चे, 21 में 75,000 ऐड करेंगे और उसमें से हम 18,000 माइनस करेंगे, वी गेट द आंसर 78,000 रुपीज। 78, ये देखिए मैंने यहां पर भी मेंशन कर दिया है 78,000 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जो कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करना है एज स्टेशनरी कंज्यूम। और अगर आप इस तरीके से आंसर निकालना चाहें फॉर्मूला लगा के, ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेजेस गिवन है माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो सेम ही बात है। किसी भी एक तरीके को फॉलो करके आप आंसर निकाल सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा 78,000 रुपीज। बच्चे सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चे देखिए हमने पूरी कोशिश की है कि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का हम वीडियो के अंदर कवर करें। आपके लिए ये वीडियो सिर्फ 1 आवर की बनाई गई है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एज इट कैरीज 10 मार्क्स आउट ऑफ योर 80 मार्क्स पेपर। ठीक है, पूरे 80 मार्क्स के पेपर में से ये एक अकेला चैप्टर बच्चे 10 मार्क्स का है, जिसको हमने 1 घंटे की वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट कवर किया है और कोशिश की है कि किसी भी तरीके से आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो, राइट। तो बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरीके से बच्चे जब आप करते हैं, आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा एंथुसिज्म भी बढ़ता है और हम आगे से जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो बच्चे हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी आपके 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर हैं उनके लिए हम एक कंप्लीट वीडियो, सिंगल हर चैप्टर के लिए एक सिंगल वीडियो प्रिपेयर करें, ताकि कम से कम टाइम में आपको पूरे आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में आपको ईजी हो एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम। ओके, बाय बाय।